हेलो फ्रेंड्स। हम लोग विज्ञान कक्षा 9 पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका चैप्टर 11 आज पढ़ेंगे, जो कि है मोशन या गति। तो आज हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले चैप्टर्स हम लोग साथ में पढ़ सकें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक। देखिए, बड़े आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने का जो तरीका है वो यही है कि आप उनको पढ़ते जाएं और जो भी दिया है उसको लिखते जाएं। तो ऊंचाई आपको कितनी दी है? ऊंचाई यानी ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एस या फिर एच से, क्योंकि ऊंचाई भी एक दूरी है। तो गति वाले चैप्टर में हम एच एस से ही लिखेंगे, ठीक है। कितनी दी है? 20 मीटर, ठीक। वहां से एक गेंद को गिरा दिया गया है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है। क्या हो रहा है? उसका जो वेग है वो बढ़ता जा रहा है, कितने? इतने त्वरण से। तो ये क्या दिया है? त्वरण दिया है। तो त्वरण को किस अक्षर से लिखते हैं? ए को, ये यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो ए का मान कितना दिया है? 10। 10 से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? यानी अंतिम वेग हमको निकालना है। और एक चीज समझिए, जब ऊपर किसी ने गेंद पकड़ रखी होगी तभी तो उसको गिराया होगा। यानी प्रारंभिक वेग जो लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा? 0, ठीक है। तो अब देखिए, किस वेग से धरातल से टकराएगी। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और 2as, ठीक। अब देखिए, ये सूत्र पढ़ा है हमने, और एक पढ़ा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये पढ़ा है, एक पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी। सही, यही तो पढ़ा है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों को क्या निकालना है? किस वेग से धरातल से टकराएगी, यानी अंतिम वेग निकालना है। तो अंतिम वेग निकालने के लिए देखिए कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमारे पास एस, ए, यू और वी है। तो हम यहाँ से पहले क्या करें? टी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास यही 3 फॉर्मूले हैं, जिनमें से हम लोग देखते हैं कौन सा अप्लाई करेंगे। एस पता है, ए पता है, तो वी निकालना है। एस, ये देखिए, एस, ए, यू और वी, हमको यू भी पता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में टी आ रहा है और टी हमको अभी नहीं पता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किस वेग से टकराएगी, यानी अंतिम वेग तो हमको निकालना ही है, ठीक। प्रारंभिक वेग उसका कितना था? 0। अब देखिए 2, त्वरण का मान कितना थी? 10। और दूरी यानी कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं? कितनी ऊंचाई से? 20 मीटर की। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ये 0 से तो अब कोई मतलब नहीं। ये क्या आया? 20 और गुणे में ये वाला 20, ठीक। तो यानी ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? 20 गुणे 20। आपने पढ़ा होगा, जो भी चीज जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज 2 बार रहती है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है। तो यानी 20 आ गया। और ये किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। यानी जब ये पृथ्वी से टकराएगी तो इसका वेग कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब देखिए कितने समय बाद टकराएगी। तो अब देखिए फिर से हम लोग लिखते हैं। हमको त्वरण दिया गया था कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था। कितनी ऊंचाई से गिर रही थी? 20 मीटर की। और हमने ये अभी निकाला है, v बराबर कितना निकाला है? 20, ठीक।
तो अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो कोई भी सूत्र लगा लीजिए जिसमें टी आता हो। तो एक पहला वाला ही सूत्र है, कौन सा, v बराबर u प्लस a और t, यही तो है। तो अब देखिए v का मान अभी हमने कितना निकाला है, 20, वो रख दें। u का मान कितना निकाला है, 0 शुरुआत में दिया है। a का मान, a त्वरण है, कितना होगा, 10, और t तो हमको निकालना है। यानी आएगा 20 बराबर 10 और t। तो ये 20 कहाँ आएगा, इसके नीचे। यानी हम जो लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, हम लिखेंगे 20/10 बराबर कौन आएगा, t। तो इससे इसको काट दीजिए, तो कितना मान आएगा, 2, और बराबर t। यानी जो समय आएगा वो कितना आएगा, 2 सेकंड आएगा। t का मान कितना आया, 2 सेकंड, और यहाँ v का मान जो आया है वो कितना आया है, 20 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं असंभव हैं तथा प्रत्येक के लिए उदाहरण दें। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्वरण उसका नियत हो परंतु वेग शून्य हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सोचने लायक है। वस्तु जिसका त्वरण नियत हो लेकिन वेग शून्य हो, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका वेग जो हो, वेग शून्य हो, लेकिन फिर भी उसमें त्वरण हो, और साथ में त्वरण कैसा हो, नियत हो। अब एक बात सोचने लायक है, अगर कोई सामान्य से देखेगा पहली नजर में तो कहेगा अगर वेग शून्य है तो उसमें त्वरण तो होगा ही नहीं, लेकिन नहीं, आपने गौर नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होता है, इसको हम लोग आंसर में पढ़ते हैं। पहली स्थिति के बारे में पूछ रहा है, क्या यह संभव है, तो हाँ, यह स्थिति संभव है। क्यों, कब, देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, जैसे आपने कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंका, तो अब आप बताइए, तो क्या इस पे एक त्वरण कार्य करता है, हाँ त्वरण कार्य करता है। उसकी दिशा कहाँ होती, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग g की वैल्यू किस में लेते हैं, माइनस में। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ कार्य करता है। तो यानी जब किसी भी चीज को ऊपर फेंका जाता है, तो जब ये एकदम अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा फिर ही तो लौटना चालू करता है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज को फेंका, एकदम ऊपर की तरफ फेंका, तो जहां पे ये मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचेगा वहां से ये बात गिरने लगेगा। तो जब यह अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो इसका वेग शून्य हो जाता है। जैसे आपने फेंका तो बड़ी तेजी से जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेग घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा, जहां पे बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो यहाँ इसका वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा, शून्य। तो बस यहीं से ये लौटना चालू कर देगा। ठीक है, लौटना चालू कर देगा। तो अब देखिए, इस स्थिति में जब ये अधिकतम ऊंचाई पे है तो इसका वेग कितना है, शून्य है। लेकिन इस पर एक त्वरण कार्य कर रहा है। वो कौन सा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपने पढ़ा है, वो कितना होता है, हमेशा कितना होता है, 9.8। यही तो होता है जो कि नियत होता है। तो बस यही बात लिखीगी, गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर रहता है। तो हमारा जो सवाल था वो क्या था, कि कभी ऐसी कंडीशन आएगी क्या कि जब वेग शून्य हो और त्वरण नियत हो। तो हम कहेंगे हाँ, जब किसी पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन हर स्थिति में उस पर जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, वो कार्य करता रहता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु का, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो, देखिए ध्यान से, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो और त्वरण उसके लंबवत हो। यहाँ पे हमने देखा क्या है, त्वरण नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और गति ऊपर की तरफ हो रही है। तो इन दोनों में लंबवत का तो कोण नहीं बन रहा है ना। तो अब ऐसी कंडीशन आपको बतानी है कि जब क्या हो, वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करे और त्वरण उसके लंबवत यानी हो। तो यानी इनके जो गति की दिशा है
और यहाँ पे त्वरण की दिशा है, इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो सोचिए क्या कोई ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें आपने देखा हो? तो देखिए हाँ, ये वाली कंडीशन भी, हाँ यह स्थिति भी संभव है, दोनों स्थितियां संभव हैं। कब? जब जैसे देखिए कोई चीज मान लीजिए किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, ठीक, कहाँ? गोला गोला घूमती जा रही है। तो आप देखेंगे किसी भी क्षण पे लेंगे, मान लीजिए सबसे ऊपर पहले बताते हैं, तो यहाँ पे कोई वस्तु पहुंची, तो अब ये गति की दिशा इसकी कहाँ? आगे की ओर होगी, यही तो है इसकी गति की दिशा। जैसे ही अगर यहाँ पहुंचेंगे तो इसकी गति की दिशा इधर हो जाएगी, और इधर को पहुंचेंगे तो इसकी गति की दिशा इधर हो जाएगी। किसी भी क्षण पे ये लंबी लाइन खींच रहे हैं, केवल आपको एक पॉइंट पे देखना है, तो सब जो गति की दिशा होंगी ऐसी होंगी, तभी तो ये गोला गोला घूम रही है। तो हम आपको ऊपर बताते हैं, मान लीजिए इस समय गेंद यहाँ पे है और इसकी गति इधर की तरफ है, तो इस समय बताइए गुरुत्वीय त्वरण कहाँ कार्य करेगा? एकदम नीचे की ओर, यही तो रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ कार्य करेगा? नीचे की ओर। तो ये रहा आपका त्वरण और ये है आपकी गति। तो देखिए त्वरण और गति के बीच का कोण कितना है? 90 अंश का। इस स्थिति में देखिए गति जो हो रही है इधर की तरफ हो रही है, और त्वरण तो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा, यहाँ का त्वरण जो है नीचे है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, कोण कितने का बन रहा है? 90 अंश। यानी हम कहें जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, कब? वृत्तीय गति में उसके प्रत्येक बिंदु पर गति और त्वरण का जो कोण होता है 90 अंश होता है, यानी गति और त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आपको ये आंसर हम लोग साथ में पढ़ते हैं, तो देखिए बचे हुए डाउट भी क्लियर हो जाएं। यह स्थिति संभव है कब? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है, वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो इसकी गति की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी गति की दिशा कहाँ होती है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो इसको छू के गुजरती है, तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा था। कहीं पर भी देखेंगे स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ये सब रेखाएं क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं, जो इनको छू के जा रही हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा की दिशा में होती। हमने देखा गति की दिशा कहाँ होगी? स्पर्श रेखा में। यही तो गति की देखी थी। ठीक है, ये हो गई गति की दिशा। उसी क्षण त्वरण केंद्र की ओर त्रिज्य अनुदिश लगता है। ठीक है, जो त्वरण होता है वह कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर, और एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? नीचे की तरफ त्वरण कार्य करेगा। ठीक, नीचे की तरफ त्वरण कार्य करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? लंबवत होंगी। ठीक है, तो ये आंसर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इसको देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह इतने मीटर त्रिज्या, तो देखिए जो त्रिज्या होती है उसको किस अक्षर से लिखते हैं? अक्षर आर से। और ये कितने? 4220 किलोमीटर, ठीक, की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यह वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। समय कितना दिया है? समय जो दिया है वो कितना दिया है? 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो उसकी चाल की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना है, चाल बराबर आपने क्या पढ़ा है? चाल बराबर दूरी और बटे में समय, यही तो पढ़ा है। अब एक बात आपको बस यहाँ समझनी होगी। देखिए दूरी कितनी चलेगा। देखिए जब कोई चीज वृत्तीय पथ पर गति करती है तो दूरी, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, तो जब यहाँ से चलते हुए वापस यहीं पर आ जाएगा तभी तो एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, तो एक चक्कर में दूरी उसने कितनी चली? जितनी इस वृत्त की परिधि होगी। तो अब बताइए जो दूरी की जगह हम क्या लिख दें? परिधि लिख दें, यही तो होगा। और बटे में कौन आएगा? समय आएगा। ठीक है, समझ गए दूरी कितनी होगी? एक चक्कर में जितनी उसकी परिधि होगी वही दूरी होगी। और परिधि आपने पढ़ रखी कितनी होती? 2 और पाई और आर। ठीक है, और समय कितना दिया है? समय लिख दीजिए 24 घंटा।
अब देखिए, 2 को तो 2 ही रहने दीजिए। पाई का मान आपने पढ़ा क्या होता है, 22/7। और आर देखिए क्या होता है, त्रिज्या। तो आर का मान देखिए कितना दिया है, 42250, 42250। ठीक है। और बटे में ये देखिए क्या लिखा था, 24, गुणे में 24। अब बस कुछ नहीं करना, इसको हल करना। चलिए हल करते हैं। तो देखिए, इसको कैसे काटा जाए ये देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग इनकी गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, और ये 44 की गुणा होगी कितने, 42250, और बटे में 7 चौके 28 के 8। फ्रेंड्स, आप यहाँ से केवल क्या करें, ऊपर की गुणा अलग कर लें और नीचे की गुणा अलग कर लें। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 गुणे में कितना, 22, और गुणे में 42250, और नीचे कितना है, 7 गुणे में 24। बस इसको केवल गुणा करके सॉल्व करना है। तो ये देखिए कितना आएगा, 44 गुणे में 42250। नीचे करिए, 7 चौके 28, और 7 दूनी 14, और 2 16। अब ऊपर की गुणा कर लेते हैं, 42250 गुणे में 44। ठीक। तो 4 का 0, 4 × 5 = 20 का 0, 4 दूनी 8, 10 का 0, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौके 16, 1 17। ये आया कुछ। और फिर 0 0 3 0, फिर 9 7 1, यानी इसको जोड़ेंगे तो 1 0, ये 0, ये 0, ये आया 9 6 9 6, 7 1 8 1 9 1, यानी ये कितना आएगा, 1969। उसके बाद 1230 भाग करेंगे 168 से। फ्रेंड, जैसे ही आप इसको भाग करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 11 0। उसके बाद आएगा 65.48। और ये चाल होगी, तो चाल किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने में समय लग जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आंसर आप डिवाइड करेंगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 5, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को कवर कर लिया है। उसके बाद अगर आप जो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।